हेलो बच्चे पार्टी, फिर से स्वागत हमारा चैनल आशीष एजुकेशन पर। मैं तो अच्छा हूं एंड आई थिंक यू ऑल आर आल्सो फाइन। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे क्लास इज अबाउट पॉलिटिकल साइंस, दैट इज कोर 5 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैंने पहले आपके लिए सिलेबस का वीडियो लाया था, देन अगेन आपको मैंने बताया था कि पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस का फादर कौन है, ये सब डिटेल्स मैंने इंट्रो क्लास में बता दिया था। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका 3 पेपर, दैट इज कोर 5, 6 एंड 7। So today we will discuss about core 5. Core 5 में आपका क्या है, अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपका पेपर का नाम क्या है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सो फर्स्ट चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है, हम आज डिस्कशन करेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है। क्योंकि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। समझ में आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उससे पहले नोट्स के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, नोट्स आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर। सो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आपको नोट मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी आशीष एजुकेशन, सेम एज वेल एज आवर यूट्यूब चैनल आईडी आशीष एजुकेशन। समझ में आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know what is comparative politics. So guys, comparative politics में दो वर्ड है, एक है comparative and another is politics। समझ में आ गया। पॉलिटिक्स के बारे में मैं आपको पहले से बताया था कि पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मैं also बताऊंगा कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। So first of all we will divide two parts, that is comparative and another is पॉलिटिक्स, another is politics। so comparative का मतलब क्या है, ये एक मेथड ऑफ स्टडी, ए मेथड ऑफ स्टडी, ए मेथड ऑफ स्टडी व्हिच इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन, बेस्ड ऑन कंपैरिजन, बेस्ड ऑन कंपैरिजन। सो कंपैरेटिव कहां से आया, कंपैरिजन। सो क्या कंपेयर करेंगे, similarities and dissimilarities, similarities and differences। समझ में आ गया कि ये जो कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव इज ए मेथड ऑफ स्टडी, स्टडी करने के लिए एक मेथड व्हिच इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन। तो फिर कंपैरिजन, कौन सा कंपैरिजन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सो किसके बीच कंपैरिजन करेंगे, किसके बीच डिफरेंसेस लाएंगे, किसके बीच सिमिलरिटीज लाएंगे, पॉलिटिक्स व्हिच इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। दिस इज द मेथड ऑफ स्टडी एंड दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। समझ में आ गया। अगर आपको एक टॉपिक मिल गया, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, स्टडी करने के लिए एक टॉपिक मिल गया, एक सब्जेक्ट मिल गया, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको कंपैरिजन करना है, सिमिलरिटीज निकालना है, डिफरेंसेस निकालना है, which is our comparative, and दोनों को मिला देंगे तो हो गया comparative politics। समझ में आ गया। तो फिर ये जो पॉलिटिक्स होता है गाइस, ये जो पॉलिटिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स, स्टेट के अंदर पॉलिटिक्स क्या है, कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स क्या है, वो सब जो हो गया रहेगा हमारा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, उसको कंपैरिजन किया जाएगा, वो हो गया हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। समझ में आ गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है, माइंड में फुल्ली फिक्स। सो नेक्स्ट वी विल टर्न टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। समझ में आ गया, क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन, मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाता हूं पहले ये बोल देता हूं कि क्वेश्चंस क्या आ सकता है, क्योंकि अगर हम जान लेंगे क्वेश्चंस क्या हो सकता है तो फिर जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा, जब भी हमारा क्वेश्चंस आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। समझ में आ गया। सो आपका क्या क्वेश्चंस आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स and discuss its nature and scope। okay, so first of all we will describe about the meaning of comparative politics। you understood the meaning of comparative politics, then
how will I write? How will we write in a right format, in a right manner? So first of all हमें क्या लिखना है? Two words, comparative and politics. इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इन दोनों को मिला के हो गया हमारा comparative politics. So now we will write that comparative politics involves, क्या involve करता है? हमारा जो ये comparative politics involves कंपैरिजन, मैंने बताया कि कंपैरिजन है, सो कंपैरिजन, सो तो फिर किसके बीच कंपैरिजन? कंपैरिजन इन स्टडिंग, कंपैरिजन इन स्टडिंग द पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस, द पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस, इंस्टीट्यूशंस, बिहेवियर and the political processes of system of government in a comprehensive manner. समझ में आ गया? मैं अगेन आपको समझा देता हूं. देखिए ये जो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये किससे इन्वॉल्व करता है? कंपैरिजन. किसके बीच कंपैरिजन करेगा? इन द स्टडीइंग ऑफ द पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस. ये जो इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर, देन द पॉलिटिकल प्रोसेसेस, जो कुछ भी रहा हमारा पास, जो कुछ भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस रहा, जो कुछ भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, जितना भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस जैसे कि डिसीजन मेकिंग etc. Then political behaviors, institutions, experiences, ये सब के बीच डिफरेंसेस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, जो कि एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम है. तो फिर कैसे इन्हें कंप्रेसिव मैनर, दैट इज ऑल अबाउट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. हो गया. तो फिर डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर्स, डिफरेंट ओपिनियन दिया है. तो फिर हम देखेंगे कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स जो हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में कुछ कहा है. तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर कौन है. आप सब लोगों को पता होगा कि पॉलिटिक्स का फादर कौन है? अरिस्टोटल. लाइक दैट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर भी है हमारा अरिस्टोटल. समझ में आ गया? जैसे पॉलिटिक्स का फादर है अरिस्टोटल, वैसे ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर है अरिस्टोटल. उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया था. हमारा ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसके बारे में जब उन्होंने प्रपोज किया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसे पहले 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था. समझ में आ गया? 158 कॉन्स्टिट्यूशन. कौन? अरिस्टोटल. उसके बाद उसने प्रपोज किया था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. ये हो गया हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग इन ए कंप्रेसिव मैनर. देन पॉलिटिकल थिंकर्स ने कौन क्या क्या कहा था. हम दो पॉलिटिकल थिंकर्स का डिस्कशन करेंगे. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वन पॉलिटिकल, अकॉर्डिंग टू एमजी स्मिथ ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहे थे? कहा था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ political organizations and their properties, then उसके बाद में क्या कहा था? their properties, correlations, variants and mode of changes. So देखिए हमारा जो एमजी स्मिथ द पॉलिटिकल थिंकर क्या कहा था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्म्स जो कि हमारा इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. और किसके बारे में स्टडी करेंगे? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, देन कोरिलेशंस क्या क्या होता है, वेरिएंस क्या क्या होता है, मोड ऑफ चेंजेस क्या क्या होता है. लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. देखिए
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी 2 या फिर 3 या फिर 4, उसके बीच जो डिफरेंसेस है, जो सिमिलरिटीज है, देयर प्रॉपर्टीज में क्या क्या सिमिलरिटीज है, देयर कोरिलेशंस कैसा है, वेरिएंस क्या क्या है, मोड ऑफ चेंजेस क्या क्या है, ये सब को एमजी स्मिथ ने कवर अप किया था। देन उसके बाद और एक पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा एमजी स्मिथ ने कहा था, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट भी कर सकते हो। तो फिर देखिए, ये कहा था हमारा एमजी स्मिथ, और एक पॉलिटिकल थिंकर ने एक बात कही थी, कहा था, देखिए, एम कर्टिस, अकॉर्डिंग टू एम कर्टिस, ये एक पॉलिटिकल थिंकर, अकॉर्डिंग टू एम कर्टिस, comparative politics is concerned with, comparative politics is concerned with, किसके साथ कंसर्न है हमारा पॉलिटिक्स? सिग्निफिकेंट रेगुलरिटीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, किसके बीच? इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। सो एम कर्टिस ने क्या बताया? देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद, किसके साथ कंसर्न? सिग्निफिकेंट रेगुलरिटीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड बिहेवियर। मीनिंग सेम है, बस डिफरेंस क्या है बताने का तरीका। जब एमजी स्मिथ ने बताया था कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच देयर प्रॉपर्टीज क्या क्या सिमिलरिटीज है, देयर वेरिएंस में क्या क्या सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस है, लाइक दैट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद सिग्निफिकेंट रेगुलरिटीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, इसके बीच इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। समझ में आ गया? पॉलिटिकल साइंस क्या है मैंने पहले बताया था, फिर यहां पर मैंने बताया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है, जैसे कंपैरेटिव एक वर्ड, पॉलिटिक्स एक वर्ड, दोनों को मिला के हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बनाए। देन उसके बाद हम क्या बताए, हमारा जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसका मीनिंग क्या है, हम कैसे एग्जाम पेपर में लिखेंगे। उसके बाद दो थिंकर्स के मतलब, थिंकर्स के अनुसार क्या है, हमारा जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, ये सब लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? नेचर एंड स्कोप, बिकॉज हमारा लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हैं? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बताना चाहिए, देन उसके बाद डेफिनेशन, देन उसके बाद थिंकर्स ने क्या क्या कहा है, उसके बाद नेचर एंड स्कोप। सो लेट्स टर्न टू द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आपको क्या करना है? 5 पॉइंट मिनिमम नेचर, 5 पॉइंट नेचर, इन नेचर there will also 5 point, and in scope there will also have to 5 points you have to write. समझ में आ गया? So first of all we will discuss about the nature of comparative politics. So nature of comparative politics में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा? नोट्स पे आप कंप्लीट नोट पा जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इन योर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा? एनालिटिकल and empirical research, then in second point ये हो सकता है objective of study of political science. okay, otherwise आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? objective study of politics लिख सकते हैं, objective study of politics. then another एक point हम लिख सकते हैं interdisciplinary purposes. then another लिख सकते हैं scientific theory though building as objective, then उसके बाद हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? horizontal and vertical comparison. So guys, ये हमारा 5 पॉइंट्स हो गया। ये 5 पॉइंट्स को तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
नोट्स पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। एनालिटिकल एम्पिरिकल रिसर्च, सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, समझ में आ गया। तो इसका नेचर क्या क्या हो सकता है, एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल। हमारा जो नेचर है उसमें हमारा जो स्टडी है वो एनालिटिकल होना चाहिए और एम्पिरिकल होना चाहिए, जो कि डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। जो कि हमारा एनालिटिकल होना चाहिए, एम्पिरिकल होना चाहिए, लेकिन कोई लॉन्गर डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, और ये साइंटिफिक बेस्ड होना चाहिए, समझ गए। ये था हमारा एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल, एनालाइज करना पड़ेगा। और इन ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स मतलब वैल्यू न्यूट्रल, आपको वैल्यू न्यूट्रल पॉलिटिकल साइंस के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, वैल्यू न्यूट्रल पॉलिटिकल साइंस। और इसमें क्या क्या आ सकता है, देखिए ये कंसंट्रेट करेगा किसको ना, वैल्यू न्यूट्रल, वैल्यू क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग तो हमने समझा दिया, देन उसका फैसिलिटीज और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स की द्वारा, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से हम क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें मिल रहा है, हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है, वो सब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी फोकसेस, मेनली आवर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन इंटरडिसिप्लिनरी फोकसेस। इट्स मीनिंग्स, इट मींस we have to study politics in political science, we have to study politics, but here in comparative politics you all have to study politics with the help of knowledge of, किसका सहायता लेंगे, किसका हेल्प से हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स स्टडी विद पॉलिटिक्स with the help of knowledge of psychology, then sociology, psychology, sociology, economics, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे ही अदर सोशल साइंसेस का हमें हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि इन इंटरडिसिप्लिनरी फोकस वी हैव टू स्टडी पॉलिटिक्स विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस, समझ में आ गया। देन साइंटिफिक थ्योरी द बिल्डिंग एज ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक थ्योरी आ गया, इसका मतलब हमारा जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो साइंटिफिक थ्योरी की तरफ से होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। हम जब भी हम स्टडी करेंगे डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे या फिर सिमिलैरिटीज कैलकुलेट करेंगे या फिर जो कुछ भी देखेंगे, सिमिलरिटीज क्या क्या है, देन का हमारा डिफरेंसेस क्या क्या है, सब कुछ साइंटिफिक मेथड में होना चाहिए। साइंटिफिक थ्योरी इसीलिए कहा जाता है साइंटिफिक थ्योरी द बिल्डिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, हम जो ऑब्जेक्टिव्स निकालेंगे सब साइंटिफिक मेथड में होना चाहिए, समझ में आ गया। देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपैरिजन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपको पता होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ में आया होगा। देन आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मतलब क्या, वन पार्ट टू अनदर पार्ट, जैसे हम वेरियस स्टेट्स के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे 3 स्टेट्स 4 स्टेट्स, वेरियस स्टेट्स के पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के जो कुछ भी हमारा प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बीच डिफरेंसेस क्या है, उसके बीच सिमिलरिटीज क्या है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया हमारा वेरियस स्टेट्स के साथ। फ्रॉम वेरियस स्टेट्स along with we have to discuss, we have to analyze, we have to analytical and empirical research with single state, that is horizontal to vertical, with various states, along with various states, the comparison with various states, again also a single state, एक सिंगल स्टेट्स के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हो सकता है, एक सिंगल स्टेट्स के बीच भी कुछ मूलक होता है, जैसे कि एक एक पार्ट होता है, उसके बीच क्या क्या डिफरेंसेस आ सकता है, उसके बीच क्या क्या सिमिलरिटीज आ सकता है, ये सब को डिस्कशन करना होगा हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपैरिजन। सो यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स लिखना है, उसके बाद चले आना है स्कोप, देन कम्स टू स्कोप। स्कोप में भी आपको ऐसे ही 5 पॉइंट या 6 पॉइंट जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखना पड़ेगा, 5 पॉइंट मिनिमम लिखना पड़ेगा। सो स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको स्कोप लिखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स दैट लीगल और
और फॉर्मल as well as नॉन फॉर्मल। सो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उससे पहले मैं जो 5 पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो लिख देता हूं। देन इन सेकेंड, पॉलिटिकल कल्चर, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, देन स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, फिर उसके बाद क्या आ सकता है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, देन उसके बाद आ सकता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स। देन उसके बाद आ सकता है स्टडी ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस, ऑथोरिटी एंड लेजिटिमेसी, समझ में आ गया। और उसके बाद स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। तो आप 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, अदरवाइज आप 7 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। सो आई विल डिस्क्राइब यू दैट ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, लीगल, फॉर्मल एज वेल एज नॉन फॉर्मल। इसका मतलब क्या है, हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का हम जो स्टडी कर रहे हैं, सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्टडी है वो क्या है, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, गवर्नमेंटल और एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल, which are directly or indirectly involved with the struggle for power and taking place in each states. In each states for struggle for power, those which are formal and non-formal, governmental and extra governmental। समझ में आ गया कि all political structures formal as well as non-formal। इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे जो कि आइदर फॉर्मल और नॉन फॉर्मल हो सकता है, आइदर गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रगल फॉर पावर के लिए काम करेगा। समझ में आ गया, which is directly or indirectly involved with struggle for power taking place in each state। आप ये लिख सकते हैं, जो कुछ भी मैंने बोला आप वो लिख सकते हैं। देन इन सेकेंड, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर का मतलब क्या है, देखिए, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इन्वॉल्व्स और स्टडीज किसके बारे में, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, वैल्यूज, देन इमोशंस, इसके बारे में ऑफ सोसाइटी। सो वी कैन राइट पॉलिटिकल कल्चर इन्वॉल्व्स द एटीट्यूड, देन बिहेवियर, इमोशंस एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी व्हिच आर रिलेटेड टू any political systems and political issues। you can note it, otherwise अगर तुम नोट कर नहीं पाया तो फिर थोड़ा सा बैक कर लो and again note it। okay, then study of political socialization, you have to understand here what is socialization। socialization का मतलब क्या है, socialization means it's individual acquire of knowledge, skills, value etc। so here political socialization, so political socialization, you can note it, political socialization is the process in which every individual acquire political culture। समझ में आ गया। so every individual who acquire political culture, that is called political socialization and it is an scope of comparative politics। समझ में आ गया। then उसके बाद स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, पार्टिसिपेट करना। तो यहां पर क्या है, ये जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज ए रियल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट। सो ये जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक यूनिवर्सल फैक्ट। एंड हम अगर देखेंगे तो ओनली दो डिफरेंसेस इज दैट इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन सम स्टेट्स it is wider and in some states it is limited। हमारा जो political participation है, in some states it is very very wider and in some states it is very very limited। समझ में आ गया। then उसके बाद देखेंगे political pressure groups और interest groups। तो जो भी organizations या groups सब कुछ जो
क्रिएट होता है, फाउंड होता है, उनमें से कुछ वॉल्यूंटरीली इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, उसके कहा जाता है उन लोगों को लेकर ये जो प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स स्टडी अबाउट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। समझ में आ गया? उसके बाद आप लिख सकते हैं स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी। ये क्या क्यों लिखा गया है? हमारा जो मॉडर्न साइंटिफिक, हमारा जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन लोगों के हिसाब से उन लोगों ने एम्फासिस किया है अबाउट द पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट। एंड उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेसेस के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। पॉलिटिकल प्रोसेसेस लाइक डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग एटसेट्रा, दिस ऑल आर पॉलिसी, हमारा डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, दिस ऑल आर पॉलिटिकल प्रोसेसेस। समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्कोप। सो मैंने आपको क्या बताया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है, उसके बाद इसका नेचर क्या है, उसके बाद इसका स्कोप क्या है। दिस इज ऑल अबाउट ए लॉन्ग क्वेश्चन। आप ये लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपका 7 आउट ऑफ 7, अगर आपका सिलेबस का पैटर्न जैसा भी होगा, आपका 7 आउट ऑफ 7 तो 7 आ जाएगा, या फिर आपका 14 आउट ऑफ 14, ये अगर आप सेम टू सेम लिखेंगे। अगर सब कुछ समझ गए तो आप आराम से लिख सकते हैं। समझ गए? तो फिर अगर कोई डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। समझ गए? और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, फॉर विच आपको नोटिफिकेशन पहले चले जाएगा। समझ में आ गया? सो आज के लिए इतना। थैंक यू।